हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुकोशल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हमारे जो यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस की यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके ऊपर हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी सारे टॉपिक्स पे पहले भी हमने वीडियो बना रखी है इस यूनिट के। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई है क्या। तो आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, एक नेशनल इंपोर्टेंस का बैंक है। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका एक इम्पोर्टेंट पिलर है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। तो बात करें मेन ऑब्जेक्टिव की तो आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो बैंकों में क्या करते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। तो वो पैसे डिपॉजिट क्यों करवाते हैं? कि उनको एक ट्रस्ट है कि बैंक में उनके पैसे सिक्योर हैं। तो वो जो उनका ट्रस्ट है उसको हमेशा के लिए बिल्ड करके रखना आरबीआई का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है कि जो डिपॉजिट करवा रहे हैं जो लोग अपने पैसे, उनके पैसे सच में सिक्योर रहे। तो एक उनका ट्रस्ट जो है, उनका जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। और भी जो बैंकिंग जो सर्विसेज हैं, जो सारे बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सर्विसेज जो है वो बिल्कुल इफेक्टिव मैनर में और एक लो कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड की जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि कैसे आरबीआई फॉर्म हुआ, किन प्रोविजंस या किन एक्ट्स के थ्रू। तो सबसे पहले जो आरबीआई का आइडिया है वो किस वजह से आया था? जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उनकी एक बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस बुक के अंदर कुछ मतलब रुपीज से रिलेटेड या इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजीज बताई गई थी और इसी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है वो लिया गया। बात करें कि किस कमीशन के थ्रू फॉर्म हुआ, तो 1926 के अंदर ब्रिटिश सर जो थे उस टाइम पर, जो इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो 1926 के अंदर एक कमीशन को फॉर्म किया गया, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसका नाम जो है वो हिल्टन यंग कमीशन भी था, ठीक है। ये दोनों एक ही कमीशन थे, रॉयल कमीशन और हिल्टन यंग कमीशन। इस कमीशन को फॉर्म किया गया और फिर उसने सजेस्ट किया एक इकोनॉमी के लिए एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। फिर इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही आरबीआई जो है वो फॉर्म हुआ 1935 के अंदर। तो 1934 के अंदर एक एक्ट लाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के थ्रू आरबीआई को स्टेबलाइज किया गया 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। तो सबसे पहले 1935 में इसको स्टेबलाइज किया गया था कोलकाता के अंदर। इसका मतलब हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता के अंदर था। फिर 1937 के अंदर ये जो हेडक्वार्टर है, मेन जो हेडक्वार्टर था, वो शिफ्ट कर दिया गया मुंबई के अंदर। तब से अब तक जो मेन हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो मुंबई के अंदर ही है। फिर 1949 के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद 1949 के अंदर आरबीआई जो है उसको नेशनलाइज कर दिया गया। तो अब 1949 से पहले क्या था, आरबीआई जो है उसके मतलब जो ओनरशिप है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में थी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं थी। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट जो है उसने नेशनलाइज कर दिया, यानी कि जो ओनरशिप है वो अपने हाथ में ले ली गवर्नमेंट ने 1949 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपको याद रखने हैं। सबसे पहले 1934 के अंदर क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ये पास किया था, आरबीआई एक्ट, ठीक है, 1934 में। फिर 1935 के अंदर आरबीआई को स्टेबलाइज किया गया था कोलकाता के अंदर। फिर कोलकाता से इसका हेडक्वार्टर मुंबई की तरफ शिफ्ट किया गया 1937 में। फिर 49 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी कि जो ओनरशिप है वो प्राइवेट स्टेक होल्डर से गवर्नमेंट के पास चली गई आरबीआई की। अब जो गवर्नमेंट है वो ओनर है आरबीआई की। अब बात करें प्रियम्बल की, जो आरबीआई है उसके प्रियम्बल के अंदर एक मतलब मेन जो फंक्शन है आरबीआई का वो उसके बारे में बताया गया है। तो एग्जाम के डायरेक्ट तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी इस टाइप का कोई सवाल बन सकता है कि जो मेन एक ऑब्जेक्टिव है, एक फंक्शन है आरबीआई का, वो क्या है। तो इसके प्रियम्बल में बताया गया है कि आरबीआई जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, यानी कि जो करेंसी है, बैंक नोट्स है, उनको इश्यू करता है, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया।
इंडिया, और उनके रिजर्व्स अपने पास रखता है, बैंक नोट इशू करता है और करेंसीज के रिजर्व रखता है, ताकि जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, मतलब जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है वो रह सके इंडिया के अंदर, एंड जनरली ऑपरेट करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। और जो करेंसी और क्रेडिट सिस्टम है उसको चलाता है, उसको ऑपरेट करता है। अब बात करें फंक्शंस की, क्या मेन फंक्शंस हैं आरबीआई के, तो जो बेसिक जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो 4 फंक्शन है। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, उनकी बात आगे करेंगे। मेन फंक्शंस क्या है, तो आरबीआई है वो वर्क करता है इंडिया के अंदर एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी, रेगुलेट करता है और एडमिनिस्ट्रेट करता है फाइनेंशियल सिस्टम को। फॉरेन जो एक्सचेंज है उसको मैनेज करने का काम भी आरबीआई का ही है, और करेंसी जो नोट्स हैं हम यूज़ करते हैं एक्सचेंज के दौरान, ट्रांजैक्शंस के दौरान, उसको इशू करने का काम भी आरबीआई का ही है। अब इनको डिटेल में समझते हैं। अब आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी के फॉर्म में कैसे काम करता है। अब बात करें हम मॉनेटरी अथॉरिटी की, तो मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो काम है वो करने का। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि किस तरह से मनी की सप्लाई इंडियन मार्केट के अंदर होगी, ठीक है, कि मनी की कितनी सप्लाई होगी, कब सप्लाई को कम किया जाए, कब ज़्यादा किया जाए, वो जो पूरा सिस्टम है वो कौन मैनेज करता है, वो आरबीआई मैनेज करता है। तो आरबीआई एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी वर्क करता है, ठीक है। जो आरबीआई एक्ट है 1934, उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई थी मई 2016 में, जिस अमेंडमेंट्स में स्टैचूरी बेसिस जो है, मतलब एक एक्ट्स के अंदर जो चेंजेज किए गए थे उसके अंदर आरबीआई की जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट किया गया इन अमेंडमेंट्स के अंदर, आरबीआई एक्ट के अंदर। और जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 45ZB है, उसके अंदर वो जो है वो एक पावर, मतलब एक पावर प्रोवाइड करता है आरबीआई को, जिसके अंदर वो एक मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसको फॉर्म किया जाता है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म होती है, 6 मेंबर्स की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और वो ये जो सारे डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड वो लेती है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी को आगे हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर एक बेसिक है कि कैसे आरबीआई एक मॉनेटरी अथॉरिटी की तरह काम करता है। अब बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, तो नेक्स्ट है रेगुलेटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो आरबीआई जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जो एक पूरा कंट्री का वर्क है, फाइनेंस का मतलब कि जो बैंक हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो पूरी वर्किंग है, उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनको के उक्ते से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बनाने का काम भी आरबीआई का है। तो आरबीआई रेगुलेट करता है कि पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अच्छे से, मतलब पूरे प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के साथ अच्छे से वर्क करे। तो वो जो काम है वो भी आरबीआई का है, एज रेगुलेटर और एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अब कोई भी बैंक बनेगा तो उससे रिलेटेड लाइसेंस वगैरह इशू करने का काम आरबीआई का है। एसेट्स की लिक्विडिटी से रिलेटेड कि कितनी लिक्विड एसेट्स जो हैं वो एक तरह से ट्रेड की जाएंगी, मतलब मार्केट के अंदर रहेंगी, या कोई बैंक है उनको मर्ज करना है, या बैंक्स के ब्रांचेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना है, यानी कि तो उनसे रिलेटेड जो परमिशन और लाइसेंस वगैरह है वो सारा काम आरबीआई का होता है। आरबीआई मैनेज करता है, पूरा रेगुलेट करता है पूरे बैंकिंग ऑपरेशन को भी, या पूरा फाइनेंशियल जो एक सिस्टम है पूरे इंडिया का उसको। अब बात करें नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज कैसे कि एक जो हमारी करेंसीज हैं, एक देश की करेंसी से दूसरी देश की करेंसी के बीच का जो एक्सचेंज होता है, यानी कि चेंज उनके आपस का, वो जो पूरा सिस्टम है वो भी आरबीआई मैनेज करता है। अब अगर किसी को यूएस डॉलर से इंडियन करेंसी में चेंज करवाने हैं, यूएस डॉलर्स को इंडियन रुपीज़ में चेंज करवाना है, तो वो पूरा जो मतलब वर्क है कि कैसे वो एक्सचेंज होंगे, किस रेट से होंगे, वो पूरा सिस्टम आरबीआई मैनेज करता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अलग अलग काम आ जाते हैं। अब आरबीआई हम दूसरे देशों से ट्रेड करते हैं तो उनको पेमेंट करनी होती है हमें उनकी करेंसी के अंदर। अब जैसे यूएस से ट्रेड करें तो यूएस को हमें पेमेंट करनी पड़ती है यूएस डॉलर के अंदर। तो वो जो यूएस डॉलर है उनकी रिक्वायरमेंट होगी इंडियन इम्पोर्टर्स को या एक्सपोर्टर्स को। इंपोर्टर्स को अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ खरीद रहे हैं तो वो कहाँ से आएगा, वो आरबीआई प्रोवाइड करेगा। आरबीआई के पास जो है वो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, इसको मेंटेन करके रखने होते हैं हर सेंट्रल बैंक को,
करेंसीज के, मतलब दूसरे देशों की करेंसीज के फॉरेन रिजर्व, यानी कि उनके करेंसीज के रिजर्व, तो वो जो मैनेज करने का काम है वो आरबीआई करता है। फिर जो हमारे रुपीज की वैल्यू है दूसरी कंट्रीज की करेंसी के कंपैरिजन में, उसको मेंटेन करने का जो काम है वो भी आरबीआई का ही होता है। हम बोलते हैं कि इंडियन रुपीज की जो वैल्यू है वो 60 रुपीज है $1 के इक्वल, तो ये जो वैल्यू है इंडियन रुपीज की, इसको मेंटेन करने का काम जो है वो भी आरबीआई का होता है। और जो फॉरेन ट्रेड, यानी कि आपस में कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है, उससे रिलेटेड जो पेमेंट्स वगैरह के लिए फैसिलिटीज और जो भी प्रोविजंस वगैरह हैं, उसमें हेल्प करता है आरबीआई। ये तो इस तरह से एक फॉरेन एक्सचेंज को जो मैनेज करने का काम है वो आरबीआई का होता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इशूअर ऑफ करेंसी। अब हमारी जो इंडियन रुपीज हैं उनको इशू कौन करता है? आरबीआई करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में जो वो करेंसी है वो हो। और अब इससे रिलेटेड भी अलग अलग टाइप्स के काम हो सकते हैं। अब एक तो कि सफिशिएंट सप्लाई हो करेंसी की मार्केट के अंदर, फिर जो क्वालिटी है करेंसी नोट्स की कि किस क्वालिटी के हैं, उस चीज़ का ध्यान भी आरबीआई को ही रखना होता है। अगर कोई करेंसी या कॉइन है उसको मतलब ज़्यादा इशू करने हैं या मार्केट से उनको निकालना है, तो वो जो काम है वो भी आरबीआई का होगा। कोई करेंसी है उसको जैसे अब ख़त्म करना है, अब नहीं रखना कोई नोट, जैसे अब नोट्स बंद हुए थे, जब पुराने नोट बंद हुए थे 1000 वाले और 500 वाले, तो वो जो पुराने नोट्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने का जो काम है वो भी किसका था? आरबीआई का था। अगर कोई करेंसी है उसको डिस्ट्रक्ट करना है, तो सर्कुलेशन के अंदर नहीं रखना, तो वो जो काम है वो भी आरबीआई का ही होता है। तो इस तरह से इश्यूअर ऑफ करेंसी की तरह एक जो पूरा सिस्टम है वो मैनेज करना होता है आरबीआई को। नेक्स्ट जो रोल है वो आरबीआई का डेवलपमेंट रोल। डेवलपमेंट रोल यानी कि जो डेवलपमेंट, इकोनॉमी के डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई की होती है। जैसे अब आरबीआई का गोल है कि जो रूरल और एग्रीकल्चर है, मतलब जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका डेवलपमेंट किया जाए, तो उसके लिए काफ़ी सारे स्कीम्स वगैरह आरबीआई लॉन्च करता है। और मतलब जो बैंक्स वगैरह हैं उनके अंदर प्रायोरिटी की लिमिट लगाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लोन्स वगैरह या फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह से आरबीआई का एक डेवलपमेंट वाला वर्क भी है कि जो मार्जिनलाइज्ड जो सेक्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट करना और ऑल ओवर जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट करना आरबीआई का एक काम है। नेक्स्ट जो है वो है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी कि एक पर्सन है, कोई एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल है, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो एक दूसरे को पेमेंट करते हैं। तो वो जो पेमेंट और सेटलमेंट वाला सिस्टम है उसको एक पूरी तरीके से मैनेज करना, रेगुलेट करना कि किस तरह से वो काम होगा, कैसे वो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम वर्क करेगा, उस चीज़ से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मैनेज करना भी आरबीआई का एक काम है, ताकि जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम हो वो एक सेफ और एक अच्छे एफिशिएंट तरीके से पूरा जो सिस्टम है वो वर्क कर सके। तो ताकि पब्लिक को कॉन्फिडेंस आए कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम सही वर्क कर रहा है, अगर आरबीआई उसको अच्छे से रेगुलेट और सुपरवाइज करेगा तो ये जो काम है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को मैनेज करने का भी आरबीआई का होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस, मतलब उन तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करना। फाइनेंशियली अवेयर मीन्स कि उनको फाइनेंस की नॉलेज हो कि कैसे उनके जो फंड है, उनके जो पैसा है उसको कैसे मैनेज करना है। उससे ले कि भाई अब जैसे कुछ लोग होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती, वो अपना पैसा अपने पास ही रखते हैं, उसको कहीं बैंक वगैरह में डिपॉजिट नहीं करवाते, या उनको बैंक की इतनी नॉलेज वगैरह नहीं होती, तो अगर वो अपने पास ही रखे रहते हैं तो उस पैसे का कोई यूज नहीं होता। लेकिन अगर वो उस पैसे को बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं तो वो बैंक्स उस पैसे को आगे फर्दर जो जिनको रिक्वायरमेंट है फंड्स की उनको देंगे। मतलब कोई बिजनेसमैन वगैरह है उनको लोन देंगे, तो वो बिजनेसमैन क्या करेंगे, उस फंड्स को कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको यूज़ करेंगे, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आगे चलती रहेंगी और पूरा ऑल ओवर जो इकोनॉमी है वो अच्छे से मतलब वर्क करेगी, उसकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना, ताकि जो लोग हैं अपनी सेविंग्स हैं उनको डिपॉजिट करवाएं, उनको इन्वेस्ट करें, अपने पास ना रख के। तो ये कैसे होगा? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फाइनेंस की अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये काम भी आरबीआई करता है। कैसे करता है?
इसके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स या पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम लेके आता है आरबीआई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस हो। जैसे अब नो फ्रिल्स अकाउंट्स वाला एक पॉलिसी लेके आया था, जिसके अंदर क्या था कि अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, वो अगर बैंक, पहले ये होता था बैंक अकाउंट्स में कि मिनिमम आपको इतने पैसे जो है वो डिपॉजिट करवाने पड़ते थे, तभी आपका बैंक अकाउंट ओपन होता था। लेकिन ये नो फ्रिल अकाउंट वाले में क्या सिस्टम था कि आप बिल्कुल कम बैलेंस रख सकते हो अपने अकाउंट के अंदर, या जीरो मतलब बैलेंस पे भी आपके अकाउंट्स जो हैं वो ओपन हो सकते हैं। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो आरबीआई लेके आता है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। फिर टेक्नोलॉजी का यूज करना। अब जो एटीएम वगैरह जैसे सिस्टम है, या डिपॉजिट वाली मशीन्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ये फैसिलिटीज़ को लेके आना ताकि ज़्यादा और भी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े, फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़े, यानी कि ज़्यादा लोगों को फाइनेंस की अवेयरनेस हो। इस तरह से जो आरबीआई है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का वर्क करता है। बात करें और फंक्शंस और रिलेटेड फंक्शंस जो आरबीआई परफॉर्म करता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का जो बैंक है, अब हमारे जो बैंक होते हैं, हमारे आसपास वाले बैंक से, उनसे हम क्या फैसिलिटीज़ लेते हैं, वहाँ पर हम डिपॉजिट करवा सकते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं, तो ऐसी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट को भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती होगी, कभी कभी गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा फंड्स होते होंगे, तो वो गवर्नमेंट एज ए अपना जो बैंक है वो यूज करती है आरबीआई को। यानी कि आरबीआई जो है वो बैंक गवर्नमेंट को उनको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो पैसे आरबीआई प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को। तो इस तरह से आरबीआई एज अ गवर्नमेंट बैंक वर्क करता है। कैसे? अब आरबीआई, अब जैसे गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट है कहीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंस्ट्रूमेंट्स इशू करेगा पब्लिक में, ताकि लोग जो है वो पैसे दे सके, उन इंस्ट्रूमेंट को खरीद के, उन सिक्योरिटीज़ को खरीद के, और फिर आरबीआई इन पैसों को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आरबीआई एज ए गवर्नमेंट बैंक भी वर्क करता है। नेक्स्ट है बैंकर टू बैंक्स। अब गवर्नमेंट के लिए बैंक के रूप में तो वर्क करता ही है, जो बैंक्स हैं और जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उन बैंक्स के लिए एक बैंक की तरह वर्क करता है। यानी कि अगर उन बैंक्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से पैसे लेंगे, आरबीआई के पास लेंगे। अगर उन बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो कहाँ पर डिपॉजिट करवाएंगे, आरबीआई के पास करवाएंगे। तो एक तरह से जो बैंक्स हैं उनका बैंक के रूप में जो वर्क करता है आरबीआई करता है। तो इस जो एक तरह से लास्ट रिजोर्ट जो रेंडर्स है, मतलब जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो आखिर में, मतलब जो एक लास्ट जो रिजोर्ट बचता है उनके पास, वो आरबीआई बचता है, वहीं से वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है फंड्स की वो फुलफिल कर सकते हैं। और सारे जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनके अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम भी आरबीआई करता है। ठीक है, तो इस तरह से बैंक्स का बैंकर के रूप में वर्क करता है आरबीआई। अब बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, मेन ऑब्जेक्टिव आरबीआई का क्या है। अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हमने, तो मेन ऑब्जेक्टिव, ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको बैंकिंग सिस्टम के अंदर मतलब एक ट्रस्ट हो उनको बैंकिंग सिस्टम के अंदर, और उन जो पैसे अपने डिपॉजिट करवाते हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी कि कुछ ऐसा ना हो कि वो अपने पैसे जमा करवा रहे हैं तो उनके पैसों का मिसयूज हो, तो उस मिसयूज यानी कि जो उनके राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, और बिल्कुल सस्ते से सस्ते, यानी कि बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो बैंकिंग की सर्विसेज है, जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोवाइड की जा सके। अब जो आरबीआई का एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव मेंशन किए गए हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, मतलब इस तरह के जो सवाल है वो एग्जाम में आ सकते हैं कि एग्जैक्ट जो आरबीआई एक्ट है उसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव मेंशन किए गए हैं आरबीआई के। तो इसलिए मैंने इस स्लाइड को इंक्लूड किया है। आप इसको एज इट इज़ याद कर लेना कि आरबीआई एक्ट जो है 1934, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है आरबीआई के। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू रन नेशंस करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि जो करेंसी वाला और जो क्रेडिट सिस्टम है उसको चलाने का जो काम है वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का। नेक्स्ट है मेंटेन रिजर्व फॉर सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, यानी कि करेंसीज के रिजर्व को रखना ताकि जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है वो
रह सके इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है गवर्न द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। बैंक नोट्स हैं उनको इश्यू करने का जो काम है उसको गवर्न करना। मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसकी बात होगी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहे इंडिया के अंदर। परफॉर्म सेंट्रल बैंक फंक्शन, एक सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, का क्या काम होता है, वो काम वो परफॉर्म करना। फिर ऑल ओवर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करना कि पूरी इकोनॉमी जो है वो हमारी ग्रोथ कर सके। तो इस तरह की जो वर्क है वो करना एक मेन ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का, एज पर आरबीआई एक्ट 1934। अब बात करें पावर्स की कि क्या पावर्स हैं आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास पावर्स हैं रिकंस्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन की, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिकंस्ट्रक्ट दोबारा से बनाने की या उसको लिक्विडेट करने की जो पावर है वो आरबीआई के पास है। अमगलेशन यानी कि मर्जर, अगर कोई बैंक्स है, कोई एक बैंक कमज़ोर है तो उनको मर्ज करने की जो पावर है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई किसी भी दो बैंक्स को मर्ज कर सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग, कि किस तरह से बैंक्स को काम अपना जो पूरा सिस्टम है वो मैनेज करना है, किस तरीके से वर्क करना है, वो चीज़ कौन बताएगा, आरबीआई बताएगा, और वो बैंकों को माननी पड़ेगी क्योंकि आरबीआई के पास ये पावर है। लिक्विडिटी ऑफ देयर एसेट्स, जो एसेट्स हैं उनको लिक्विड यानी कि उनको बेचने की, खरीदने की ये जो पावर है वो आरबीआई के पास है। ब्रांच एक्सपेंशन, अगर बैंक्स की ब्रांच को एक्सपेंड करना है तो उससे रिलेटेड लाइसेंस और परमिशन देने की जो पावर है वो आरबीआई के पास है। और लाइसेंसिंग यानी स्टेबलाइज, कोई बैंक को बनाना है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज करना है तो उनको जो लाइसेंस देने की जो पावर है वो आरबीआई के पास होती है। ठीक है, तो ये मेन पावर्स हैं आरबीआई के पास। अब बात करते हैं कि कौन से एक्ट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेड है बाय आरबीआई। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग में कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस वो आ सकते हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है, कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर कि कौन कौन से एक्ट्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ये कुछ एक्ट्स हैं, जैसे आरबीआई एक्ट 1934 तो होगा ही, फिर है पब्लिक डेट एक्ट 1944, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2007, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एंड फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। ये कुछ एक्ट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। अब बात करते हैं कंपोजिशन की कि पूरा जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है आरबीआई का वो कैसे है, उसके अंदर कौन कौन होते हैं। तो बात करें जो आरबीआई के कंपोजिशन की, तो इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो पूरा वर्क है, एक मेन जो काम है आरबीआई का वो करते हैं। जो एक पूरा सेंट्रल बोर्ड है उसके अंदर कुछ गवर्नर्स मतलब कुछ गवर्नर्स, कुछ डिप्टी गवर्नर्स और कुछ और मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर, एक गवर्नर होता है। उसके नीचे फिर होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर, फिर आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव। ये एक पूरा सेंट्रल बोर्ड है जो पूरा जो एक मेन जो डिसीजंस हैं आरबीआई जो लेता है, जो मेन काम है उसमें वो लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनके पास होती है, सेंट्रल बोर्ड के पास। इसके अंदर गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लोकल बोर्ड्स को, जिनके हेडक्वार्टर अलग अलग हैं, जैसे एक मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और न्यू दिल्ली में है। इन 4 अलग अलग मतलब जो इन 4 अलग अलग लोकल बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो 4 डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी एक पार्ट होते हैं सेंट्रल बोर्ड के। तो ये जो पूरा सेंट्रल बोर्ड है वो पूरा मैनेज करता है, जो मेन काम है आरबीआई का वो करता है। फिर जो गवर्नर है आरबीआई का उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आरबीआई का जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। गवर्नर का मतलब जो पूरा काम है उसमें उसको हेल्प करते हैं 4 डिप्टी गवर्नर्स। फर्स्ट गवर्नर आरबीआई का जो था वो थे सर ओशबोर्न स्मिथ। बात करें इंडियन गवर्नर यानी कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, ये ब्रिटिश थे,
ठीक है, क्योंकि जो आरबीआई है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही फॉर्म हो गया था। तो ब्रिटिश जो मतलब फर्स्ट जो थे वो तो थे सर ओसबोर्न स्मिथ, लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। बात करें वुमेन डिप्टी गवर्नर, फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर वो थी केजी उदेशी, डिप्टी गवर्नर थी, ये गवर्नर नहीं थी। और ऐसे गवर्नर जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो मनमोहन सिंह थे। बात करें करंट गवर्नर की, वो है शक्तिकांता दास। फैक्चुअल है, कुछ ये चीजें आ सकती हैं एग्जाम में, याद रखना। टेन्योर की बात करें कि गवर्नर कितने टाइम तक रहता है, तो वो है 3 इयर्स। और क्या क्या एक क्रिटेरिया होना चाहिए आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए, ग्रेजुएट होना चाहिए वो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एज जो है वो मिनिमम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, और वो पर्सन को जो पार्लियामेंट है उसका मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पर्सन मेंबर है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, वो एलिजिबल मतलब नहीं होता गवर्नर बनने के लिए। जोनल ऑफिसेज की बात करें तो आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेज हैं। नॉर्थ के लिए है न्यू दिल्ली में, साउथ के लिए है चेन्नई में, ईस्ट के लिए है कोलकाता में, और वेस्ट के लिए है मुंबई में। इसके अलावा 19 रीजनल ऑफिसेज हैं और 11 सब ऑफिसेज हैं प्रेजेंट टाइम पे। 2 ट्रेनिंग कॉलेजेज हैं आरबीआई के, जहां पर जो स्टाफ है आरबीआई का वो ट्रेनिंग लेता है। कौन कौन से हैं? रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज एट चेन्नई, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग एट पुणे। ये 2 ट्रेनिंग कॉलेज हैं जहां पर जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं आरबीआई के उनको। इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस की बात करें कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है आरबीआई, 3 रिपोर्ट हैं इंपॉर्टेंट: फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो 3 है: फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स जिसको फंड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, कि आरबीआई जो है वो उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस को। फर्स्ट है सेंट्रल फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, इसको फुल्ली फंडेड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी कि पूरी तरह से आरबीआई इसको फंड करता है। सेकंड है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, IGIDR, इसको भी फुल्ली फंडेड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। थर्ड वन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, IIBM, इसमें आरबीआई जो वो है वो एज ए स्पॉन्सर बैंक है कुछ और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, यानी कि फुल्ली आरबीआई के द्वारा फंड नहीं किया जाता। आरबीआई एज ए स्पॉन्सर बैंक है जिसमें कुछ और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी फंड करते हैं। फोर्थ वन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, NIBM, इसमें भी जो आरबीआई है वो एक ऑर्डिनरी मेंबर है। ठीक है, और काफ़ी और जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी फंड करते हैं इसको। अब बात करते हैं सब्सिडरीज की कि आरबीआई की फुल्ली ओन सब्सिडरीज कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो ईयर पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये सवाल आया था। ठीक है, और पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि आरबीआई की जो सब्सिडरीज हैं वो कौन सी हैं। बात कर रहे हैं हम फुल्ली ओन सब्सिडरीज की, तो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, DICGC, ये एक फुल्ली ओन सब्सिडरी है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNPL, ये भी फुल्ली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की। थर्ड वन है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। फोर्थ वन है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, IFTAS। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये जो है 5 फुल्ली ओन सब्सिडरीज हैं आरबीआई की। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? एक कमेटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है और जिसका काम क्या होता है? जिसका काम है इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करना, ताकि जो मॉनेटरी मतलब पॉलिसी है उसको डिसाइड किया जा सके। हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। और इंटरेस्ट रेट क्यों डिसाइड करते हैं? ताकि जो इकोनॉमी, जो मार्केट है उसके अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन ना हो, यानी कि जो एक स्मूथली वर्क मैनर में वर्क कर सके। तो इसलिए
मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी रखनी है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो आरबीआई है वो एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी वर्क करता है, यानी कि उसका काम है कि मनी की सप्लाई को मार्केट के अंदर मैनेज करना। तो उस मनी की सप्लाई को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके अंदर कुछ रेट्स होती है, उनका इंपॉर्टेंट रोल है, और वो रेट कहाँ पर डिसाइड होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। और ये मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, या हम कह सकते हैं कि ये रेट डिसाइड करती है, इंटरेस्ट रेट, कि क्या इंटरेस्ट रेट रहेगी जिसकी हेल्प से जो इन्फ्लेशन की कंडीशंस है उसको कम किया जा सके या उसको पूरा मैनेज किया जा सके। तो जो बात करें कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कंस्टिट्यूट होने की बातें कब से कैसे स्टार्ट हुई, तो जो आरबीआई एक्ट है 1934 उसके अंदर ही ये बात, मतलब उसी के अंदर ये एमपीसी जो है वो कंस्टिट्यूट की जाती है, ताकि एक ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर पूरा जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको डिसाइड किया जा सके। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसकी मीटिंग्स होती है जिसके अंदर रेट डिसाइड होती है, और ये मीटिंग का क्या एक तरह से टेन्योर है, किस तरह से डिसाइड होती है, हर साल में 4 बार, कम से कम 4 बार ये मीटिंग्स कंपलसरी है होगी, और हर मीटिंग के बाद जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी जिसके अंदर सारे जो मेंबर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वो बताएंगे कि क्या कुछ रेट्स हैं और उनके ओपिनियंस हैं कि क्या रेट्स रहेगी अब और क्या नहीं। अब बात करें कि कैसे फॉर्म है, मतलब क्या कौन कौन मेंबर्स होते हैं, तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये 6 मेंबर पैनल होती है, 6 मेंबर होते हैं इसके अंदर जो डिसाइड करते हैं रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो 6 मेंबर्स हैं उनमें से कौन कौन होते हैं, 3 मेंबर्स जो है वो एक्सटर्नल होते हैं और बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं वो इंटरनल होते हैं। अब इंटरनल एक्सटर्नल कैसे, हमने बात की थी सेंट्रल बोर्ड, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है जो मेन डिसीजन लेता है, तो उस सेंट्रल बोर्ड यानी कि से जो मेंबर है वो 3 मेंबर होते हैं जिनको बोला जाता है इंटरनल मेंबर्स, और 3 मेंबर्स एक्सटर्नल होते हैं यानी कि वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एक्सटर्नली। तो ये 6 मेंबर्स मिलके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर मीटिंग करते हैं और रेट जो है, पॉलिसी जो है वो डिसाइड करते हैं, पॉलिसी के लिए जो रेट है वो डिसाइड करते हैं। अब इन 3 इंटरनल में से एक तो आरबीआई का जो गवर्नर है वो होता है और 2 और मेंबर्स होते हैं, और 3 जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए हुए मेंबर्स होते हैं, और ये 6 मेंबर्स मिलके जो एक पूरी कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो फॉर्म करते हैं और अपने डिसीजंस लेते हैं। अब बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब है, क्यों हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब है, मॉनेटरी पॉलिसी की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मार्केट के अंदर कितनी मनी की सप्लाई रहेगी, यानी कि कितना पैसा रहेगा मार्केट के अंदर, वो चीज़ डिसाइड होती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम है कि जो इन्फ्लेशन है उसको मैनेज करके रखना, कि ज़्यादा महंगाई ना हो मार्केट के अंदर। अब कुछ कंडीशंस होती है, अब जैसे देखो अगर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मनी है यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा है मार्केट के अंदर, तो लोग क्या करेंगे, उस पैसे को स्पेंड करेंगे, यूज़ करेंगे, कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे, और प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो जिस चीज़ की हमने इकोनॉमी में ये कंसेप्ट पढ़ा है कि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है उसके प्राइसेस हाइक करते हैं, तो प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड होगी तो प्राइसेस हाइक करेंगे यानी कि महंगाई होगी तो इन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी। तो इसलिए प्राइसेस हाइक ना हो, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका एक काम होता है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना आए, यानी कि प्राइसेस ज़्यादा हाइक ना हो, यानी कि मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा ना रहे, तो उस पैसे को कंट्रोल करना आरबीआई का काम है, तो ताकि ज़्यादा सप्लाई ना हो उसकी। और इसको आरबीआई कैसे मैनेज करता है, इंटरेस्ट रेट की हेल्प से। कैसे, अब जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट का यूज करता है, यानी कि अगर वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, यानी कि अगर अब कोई आरबीआई के पास पैसे डिपॉजिट करवाएगा तो
आरबीआई उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगा, यानी कि ज़्यादा ब्याज देगा उस पैसे के ऊपर। तो ज़्यादा ब्याज देगा तो लोग उस ब्याज के अट्रैक्शन में, उस इंटरेस्ट के अट्रैक्शन में ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करवाएंगे। अब हम आरबीआई के पास डायरेक्ट नहीं करवा सकते, हम किस में करवाते हैं, हम हमारे कमर्शियल बैंक जो है उनमें करवाते हैं, और कमर्शियल बैंक अपने पैसे कहाँ पर, आरबीआई के पास लेके जाते हैं। तो इस तरह से अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को हाई कर देता है तो मार्केट के अंदर पैसे की कमी आ जाती है, ठीक है, सप्लाई यानी कि कम हो जाती है। और अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, तो मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, यानी कि लोग फिर उनको कम ब्याज मिलेगा डिपॉजिट करवाने पे, तो वो डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, उनका यूज ही कर लेंगे, उनका कुछ मार्केट के अंदर ही रख लेंगे उनको, या जो कंज्यूम कर लेंगे। तो इस तरह से मार्केट में सप्लाई का, जो मनी की सप्लाई है वो वर्क करती है। तो अब अगर आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे तो सारे के सारे लोग क्या करेंगे, पैसे डिपॉजिट करवा देंगे, मार्केट के अंदर मनी नहीं बचेगी, मनी की सप्लाई जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि लोग कंज्यूम ही नहीं करेंगे कुछ, मतलब कि इन्वेस्ट एक तरह से कुछ खरीदेंगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर कुछ नहीं खरीदेंगे यानी कि डिमांड नहीं होगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या होगा, प्राइसेस जो है वो भी कम होंगे, सब जो मैन्युफैक्चरर है उनको लॉस होगा, तो मैन्युफैक्चरर को लॉस होगा तो प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। तो इससे ऑल ओवर जो इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन आ जाएगा, ठीक है, यानी कि मंदी की सिचुएशन आ जाएगी। तो दोनों ही सिचुएशन, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन भी रॉन्ग है, मतलब अच्छी नहीं है, और डिफ्लेशन यानी कि मंदी वाली सिचुएशन भी सही नहीं है। तो एक बीच की सिचुएशन मेंटेन करके रखनी होती है। तो इसलिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रेट जो है वो डिसाइड करती है, ताकि इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल में रखा जा सके, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही डिमांड ना हो, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ही रुक जाए। तो ये काम जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी करती है उसके अंदर। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है उसके अंदर दो तरह की डिसीजंस होते हैं, एक तो कॉन्ट्राडिक्शनरी और एक एक्सपेंशनरी। अब कॉन्ट्राडिक्शनरी और एक्सपेंशनरी का क्या मतलब है, अब हमने बात की कि या तो मनी की सप्लाई है उसको ज़्यादा कर दे तो उससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, और एक उसको कम कर दे तो उससे मनी की सप्लाई जो है वो रुक जाती है, लेकिन उससे इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह से अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है मार्केट के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है मनी की, तो उसको कम करने के लिए आरबीआई को क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को हाइक करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि लोग जो है उस पैसे को स्पेंड ना करके उसको डिपॉजिट करवा दें। तो डिपॉजिट करवा दें यानी कि मनी की सप्लाई को कम कर दे। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शनरी पॉलिसी, यानी कि जो सप्लाई है उसको कम, कॉन्ट्रैक्शन उसका किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। और अगर इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, इंटरेस्ट रेट को कम करने का मतलब है कि मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को बढ़ाना, तो वो बढ़ाने वाली यानी कि एक्सपेंसरी पॉलिसी बोला जाता है उसको, एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस तरह से दो तरह की पॉलिसी होती है, एक कॉन्ट्राडिक्शनरी और एक एक्सपेंशनरी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव पर। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहली बात है कि स्टेबलाइज लेके आना, बिजनेस जो साइकिल है उसको स्टेबलाइज करना, ज़्यादा उसके अंदर मूवमेंट्स ना हो। फिर एक रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि प्राइसेस ना तो ज़्यादा हो और ना कम हो, यानी कि ना तो ज़्यादा महंगाई हो ना बिल्कुल ही मंदी हो। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको भी इंश्योर करना कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हो। एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है उसको भी स्टेबल करना, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है एक करेंसी से दूसरी करेंसी के बीच के जो रेट होती है उसमें भी स्टेबिलिटी लेके आना, उसमें भी ये नहीं हो कि कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। अब जैसे इंडियन रुपीज़ की क्या वैल्यू है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, वो जो रेट है यानी कि वो एक्सचेंज रेट है, उसके अंदर भी ये ना हो कि एक बार तो रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, एक बार बिल्कुल कम होगी, तो वो सिचुएशन नहीं लेके ना, स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबल रहे वो रेट, उसको इंश्योर करना ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब बात करें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो कैसे फॉर्म हुई, क्या कैसे एग्जिस्टेंस में आई। तो सबसे पहले उर्जित पटेल कमेटी फॉर्म की गई थी, उसका आइडिया लेके आया गया था जिसमें बात की थी कि 5 मेंबर्स की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो होनी चाहिए, लेकिन यह आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया। फिर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि 7 मेंबर्स की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए, लेकिन फिर ये आइडिया भी है वो नहीं चला, मतलब इसमें भी रिजेक्शन मिल गई।
फिर फाइनली जो है बात की गई कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो 6 मेंबर्स की होनी चाहिए, अब जो है करंट में एग्जिस्टेंस में। और ये कब से फिर फॉर्म हुई, ये 27 जून 2016 को फॉर्म हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर जो है पूरी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो कंस्टिट्यूट की गई थी सेक्शन 45ZB ऑफ RBI एक्ट 1934, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा RBI का जो एक्ट है 1934 उसके सेक्शन 45ZB के अंडर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की फर्स्ट मीटिंग वो हुई थी 3 अक्टूबर 2016 को मुंबई के अंदर। बात करें वोटिंग सिस्टम की तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, यानी कि अब हमें कोई डिसीजन लेना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कि इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाना है या कम करना है, तो हर मेंबर्स के अपने ओपिनियंस होंगे तो वो बताएंगे उसके बेसिस पे। मान लो अगर 4 मेंबर ये बोलते हैं कि जो रेट है उसको बढ़ाना है और 2 बोलते हैं कि कम करना है, तो इस में कौन सा डिसीजन लिया जाएगा? 4 वाला लिया जाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है कि जो ज़्यादा बोल रहे हैं वही मानी जाएंगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि 3 तो बोले हम इंक्रीज करनी है रेट और 3 बोले डिक्रीज करनी है रेट, तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा? जो RBI का गवर्नर है वो उसके पास एक एक्स्ट्रा वोट आ जाएगा इक्वल की कंडीशन में, और फिर उस वोट वो जिसके साइड जाएगा वोट वो डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो वोटिंग सिस्टम है वो वर्क करता है। जो कमेटी है ये कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको मीटिंग करनी होती है 1 साल में 4 बार। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो हर 6ठे महीने यानी कि 1 साल में 2 बार RBI है उसको पब्लिश करनी होती है, जिसके अंदर बताया जाता है कि इन्फ्लेशन की क्या अब सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर, और वो इन्फ्लेशन है तो वो क्यों है, उसके क्या सोर्सेज हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो रिपोर्ट के अंदर बतानी होती है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट की, तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स टेक्निक्स बोल सकते हैं, जिनका यूज किया जाता है मार्केट में मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए। RBI जिनका यूज़ करता है वो क्या क्या है? ऐसे 2 टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिनको हम जनरल या इनडायरेक्ट बोलते हैं, और क्वालिटेटिव जो डायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्टली लिए जा सकते हैं। इनका मतलब इनमें किसी मतलब एक कुछ सिस्टम का यूज़ करके फिर उसके थ्रू कमर्शियल बैंक्स पे इफेक्ट डाल के, तो इस तरह से इनडायरेक्ट होते हैं ये। लेकिन क्वालिटेटिव डायरेक्ट्स होते हैं, इनका जल्दी इफेक्ट पड़ता है। अब समझते हैं एक एक को। मेन इंस्ट्रूमेंट जिनकी बात करेंगे, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, LAF, CRR, SLR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो पहले बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की कि LAF क्या होती है। लिक्विडिटी जैसे देखो इसका नाम ही बता रहा है, लिक्विडिटी की मार्केट के अंदर कितनी लिक्विडिटी रखनी है, यानी कि कितना कैश रखना है, उसकी जो एडजस्टमेंट है वो करना। तो RBI जो है वो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ की हेल्प से पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर लिक्विडिटी को या तो इंजेक्ट करता है या अब्जॉर्ब करता है, यानी कि या तो इंक्रीज करता है मनी की सप्लाई को या उसको कम करता है। कैसे? इसके अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, एक तो रेपो और एक रिवर्स रेपो। इनकी हेल्प से, अब ये रेपो और रिवर्स रेपो क्या होते हैं इनको समझते हैं। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर ही आते हैं, इसके अंदर ही 2 इंस्ट्रूमेंट है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की कि रेपो रेट क्या होती है। तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जो RBI चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से, यानी कि वो इस रेट के ऊपर बैंक्स को कैश प्रोवाइड करता है, मतलब फंड्स जो है वो प्रोवाइड करता है रेपो रेट के ऊपर। अब अगर बैंक्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो RBI के पास जाएंगे, तो RBI उनको फंड्स दे देगा, लेकिन उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेगा। वो जो इंटरेस्ट रेट होती है वो होती है रेपो रेट। अब बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो ये इसके अपोजिट है, यानी कि अगर RBI को फंड्स की रिक्वायरमेंट है और वो कमर्शियल बैंक से लेता है
तो वो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करेगा आरबीआई, तो वो जो रेट होती है वो होती है रिवर्स रेपो रेट। अब इससे मनी सप्लाई कैसे चेंज कर सकते हो? अब रेपो रेट जो है वो आरबीआई प्रोवाइड करता है बैंक्स को, मतलब उनसे चार्ज करता है आरबीआई। तो अगर ये रेपो रेट को इंक्रीज कर दे आरबीआई, तो इंक्रीज कर दे यानी कि अब बैंक्स को आरबीआई से पैसे लेना महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट, रेपो रेट ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बैंक्स जो है वो कम लेंगे पैसे आरबीआई से, कम पैसे लेंगे कमर्शियल बैंक्स। तो फिर वो अब उनके पास कम पैसे होंगे तो वो आगे पब्लिक में पैसे देंगे भी कम। तो इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कम होगी। तो इस तरह से रेपो रेट का यूज़ करके उसमें इंक्रीज और डिक्रीज करके आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट है रिवर्स रेपो। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक नई फैसिलिटी स्टार्ट की आरबीआई ने, नए इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी बैंक को एक दिन के लिए, यानी कि अगर ओवरनाइट कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है फंड्स की, कि उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो इस फैसिलिटी के थ्रू ले सकता है। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू। और इस फैसिलिटी का यूज करके ही भी जो है वो मनी सप्लाई उसको मैनेज या एडजस्ट किया जा सकता है। बात करें इस रेट की, तो जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है उसके ऊपर एक प्री डिटरमाइंड लिमिट होती है 2% की। तो जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है उसकी आगे बात करेंगे कि वो क्या होता है। तो उसके ऊपर एक प्री डिफाइंड लिमिट है 2% तक जो है मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो आरबीआई प्रोवाइड्स करता है बैंक्स को। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट्स होती है रेपो रेट से। ठीक है, इसके से अबोव 25 बेसिस पॉइंट्स अबोव, यानी कि जितनी भी रेपो रेट होगी उससे 20 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा जो है वो मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो होगी। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर आरबीआई जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या जो कमर्शियल पेपर्स हैं उनको रीडिस्काउंट करता है। अब रीडिस्काउंट कैसे? अब देखो, किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू करते हैं, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को इशू कर देते हैं मार्केट में, कि इस इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि ये इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। जैसे बॉन्ड्स और शेयर्स इशू होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर हम ये जो है वो आप खरीद लो, एज एक एसेट्स की तरह वर्क करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज़ की तरह, कि ये इंस्ट्रूमेंट आप खरीद लो और इसके बदले में हमें कैश दे दो। और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये लिख रखा है कि भाई हम आपके मतलब आप हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आपने हमें इतने पैसे दे रखे हैं और हम आपको इतने टाइम बाद ये वापस रिटर्न करने हैं। तो जैसे एक तरह से हम लोन वगैरह लेते हैं तो वो वही वाला सिस्टम, उसी टाइप का एक सिस्टम जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। तो इस तरह से अगर बैंक्स को या और कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बिजनेसेस हैं, उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने जो बिल्स हैं या कमर्शियल पेपर्स हैं वो आरबीआई को बेच देते हैं, यानी कि आरबीआई उनसे खरीद लेता है और इसके बदले में आरबीआई इनको कैश दे देता है। तो फिर वो आरबीआई कैश दे रहा है खुद से, तो वो उसके ऊपर कोई रेट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो वो जो इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करता है, यानी कि जिस रेट पे वो उन बिल्स को डिस्काउंट करता है, तो उस रेट को बोला जाता है बैंक रेट। ठीक है, तो ये जो बैंक रेट है इसको मतलब एक तरह से मेंशन किया गया है, या के अंडर जो है वो सेक्शन की बात करें तो जो सेक्शन 49 है आरबीआई एक्ट 1934 उसके अंदर इसको पब्लिश किया जाता है बैंक रेट को। नेक्स्ट बात करते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है कि जो एक बैंक है उसकी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज जो हैं उसका एक परसेंटेज उनको बैंक के पास कैश में रखना होगा, आरबीआई के पास रखना होगा। यानी कि हर एक बैंक को अपनी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का एक परसेंटेज, जो परसेंटेज आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, कितने परसेंट, 10%, 15%, वो जो परसेंटेज है वो आरबीआई के पास रखना होगा, रिजर्व बैंक के पास रखना होगा वो एज ए रिजर्व। ठीक है, तो वो होता है सीआरआर। तो अब इसका कैसे यूज किया जाता है मनी सप्लाई में? अब अगर ये रेट इंक्रीज कर दे कि सीआरआर का जो रेट है कितने परसेंट सीआरआर रखना है उसको 10% से 15% कर दिया जाए, यानी कि ज़्यादा कैश
बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो उनको लोन देने के लिए उनके पास कैश कम बचेगा, कम कैश बचेगा तो वो कम देंगे, तो यानी कि मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कम होगी। तो इस तरह से सीआरआर का यूज किया जा सकता है। फिर एक होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर। ये क्या होता है? ये वो परसेंटेज होता है जो कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। यानी अब सीआरआर तो सेंट्रल जो बैंक है आरबीआई उसके पास रखना होता है, लेकिन स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अपने पास रखना होता है, खुद के पास। या तो वो कैश के फॉर्म में हो सकता है, या तो उतना कैश रखना पड़ेगा, या फिर वो गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो रेशोज होते हैं जो बैंक्स को रखने पड़ते हैं, मैनेज करके रखने पड़ते हैं। ये तो रिजर्व बैंक के पास और ये अपने खुद के पास। तो इनका यूज करके मनी सप्लाई में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है? आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है मार्केट में, यानी कि उनको परचेज और सेल करता है, ताकि जो लिक्विडिटी है बैंकिंग सिस्टम के अंदर उसमें चेंजेस किए जा सके, उसको एडजस्ट किया जा सके उसके अकॉर्डिंग। यानी कि अगर मनी सप्लाई जो है मार्केट के अंदर वो कम करनी है, तो वो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ है उनको बेच देंगे मार्केट में, तो लोग उन सिक्योरिटीज़ को खरीद लेंगे और पैसे जो है वो आरबीआई के पास चले जाएंगे। और अगर इसको ऑपोजिट करना है तो आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में है उनको खरीद लेगा। ठीक है, खरीद लेगा तो क्या होगा? जो पैसे हैं वो तो पब्लिक में मतलब मार्केट में चले जाएंगे और जो सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई के पास आ जाएंगी। तो इस तरह से मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज भी कर सकता है आरबीआई। नेक्स्ट है मोरल सुएशन। अब मोरल सुएशन में क्या होता है कि आरबीआई इनफॉर्मल वे से, यानी कि कुछ ऑर्डर्स दे के बैंक्स को बोल सकता है डायरेक्टली कि आपको मनी मतलब लोन वगैरह जो है वो कम देने हैं या ज़्यादा देने हैं। तो इस तरह से मतलब अपनी जो सुपरवाइजरी पोजीशन है, एक मेन जो है सबसे मतलब जो पावर है आरबीआई की, उनका यूज करके मनी की सप्लाई जो है उसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकता है आरबीआई। वो जो मेथड होता है उसको बोला जाता है मोरल सुएशन, या इन डायरेक्ट मेथड्स भी हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी स्टांसेस की। आरबीआई जो है मतलब अलग अलग तरह के पॉलिसी स्टांसेस लेता है जिनको अलग अलग टर्म से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव का मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई जो है वो एक्सपेंड करना चाहे। अगर वो मनी की सप्लाई एक्सपेंड करता है मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो उसको बोला जाता है अकोमोडेटिव स्टांस। अकोमोडेटिव स्टांस में क्या होता है? जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई उसको कम कर देता है। इसकी बात हमने पहले भी कर ली। इंटरेस्ट रेट को कम करने का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना। लोगों के पास ज़्यादा फंड्स आएंगे, पैसे आएंगे, वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है यानी कि कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि आरबीआई जो है वो अकोमोडेटिव स्टांस ले रहा है। ठीक है, फिर एक होता है न्यूट्रल स्टांस। न्यूट्रल स्टांस यानी कि ना तो वो कट करते हैं ना इंक्रीज करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, कोई चेंज नहीं करते। यानी कि मतलब इंटरेस्ट जो रेट है उसमें ना बढ़ा रहे हैं उसको ना घटा रहे हैं, न्यूट्रल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे, ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में और ना ग्रोथ की सिचुएशन में, दोनों में सेम जो है वो रेट चल रही है, यानी कि न्यूट्रल है। फिर आता है एक स्टांस हॉकिश स्टांस। हॉकिश स्टांस में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है? इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करता है। जो अभी करंट में चल भी रहा है, जो आरबीआई है वो क्या कर रहा है? बार बार जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज कर रहा है। इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने को बोला जाता है कि आरबीआई है वो हॉकिश स्टांस ले रहा है। हॉकिश स्टांस यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, यानी कि टाइट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका यूज कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का मतलब है कि लोगों के पास जो फंड्स हैं उसको कम, मतलब जो मनी की सप्लाई है मार्केट के अंदर उसको कम करना। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे? अपने पैसे बैंक्स में डिपॉजिट करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है उनको वहाँ पे, तो मनी की सप्लाई मार्केट में कम होगी, तो इससे डिमांड कम होगी और ऑल ओवर जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसमें रिलीफ मिलेगा, वो भी कम होगा। तो इस तरह से हॉकिश स्टांस लिया जाता है जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा।
इंपॉर्टेंट टर्म है ये, याद रखना, हॉकी स्टांस, न्यूट्रल और अकोमोडेटिव। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।